वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। एक महिला ने अभी अजीब किस्म का माहौल, एक उत्पात सा मचा के रखा है। वो महिला जो कभी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में फूले नहीं समाती थी, जिसने किताब ही लिख दी थी नरेंद्र मोदी के कार्यों के ऊपर, लेकिन वही महिला 2013 से 2 से लेकर 2013 तक मोदी की घनघोर विरोधी रही है। यद्यपि मोदी का उस समय उल्लेख ज्यादा करना ठीक नहीं, लेकिन वो इसलिए विरोधी की वैचारिक रूप से विरोधी थी। वो सनातन की विद्रोही, महिला जागृति, महिला अधिकार, इन सब को लेकर के, और वो इतनी मुखर रही है कि उसको नामचीन लेफ्टिस्ट के रूप में जाना जाता था। अर्थात वो कुख्यात या विख्यात जो भी कह लो, वामपंथी उसको विख्यात कहेंगे, लेकिन दक्षिणपंथी उसको कुख्यात कहेंगे। जो सनातन का विद्रोह, हिंदुत्व का विद्रोह और स्त्री अधिकारों के नाम पर स्त्रियों के जो उचित अनुचित सभी अधिकारों के लिए लड़ने का काम करना। उसने एक पत्रिका भी निकाली, उसका नाम था मानुषी। मानुषी शब्द है, यूं देखिए तो आप गुजरात का कह लें, थोड़ा बंगाल का भी है, का मिला हुआ हमारी संस्कृति मनुष्य से जुड़ा हुआ। मानुष से मनुषी, मतलब मानुषी पत्रिका वो निकाला करती थी, अभी भी निकालती है वो। मैं बात कर रहा हूं मधु पूर्णिमा किशकर की। भाई मैं चूंकि अध्ययन क्षेत्र से हूं, तो मैं ऐसे सभी स्त्री पुरुष, मैं तो पशुओं का भी आदर करता हूं, जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई में अव्वल तो, पढ़ने लिखने में बहुत आगे तो रावण भी था। रावण ने इतना अध्ययन किया था कि उस संसार का उसके समकक्ष कोई पंडित ही नहीं था, लेकिन रावण को अंतोगत वध करना पड़ा ना। तो मनुष्य ज्ञान से नहीं, उसके संस्कार और संस्कार का व्यवहार रूप में वो क्या करता है, उसके आधार पर उसकी पूजा या उसका तिरस्कार होता है। दोनों चीज होती है। मधु पूर्णिमा किशकर ने अभी नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जिनका कहते हुए भी शर्म आती है। वो भी तब जब वो सर्वाधिक इस समय कमजोर स्थिति पर है। हम समग्र आकलन कर लें, सोशल मीडिया प्रतिबिंब होता है। इस समय खासतौर से यूजीसी का मामला जब आया और उसमें सामान्य वर्ग या सवर्ण वर्ग एकदम मुखर विरोध पर उतर आया, उटपटांग नरेंद्र मोदी जी के कार्टून और उनके लिए एआई जनित ऐसे वीडियो बना बना करके उनकी इमेज को बिल्कुल रसातल में पहुंचाने का काम चल रहा है। ठीक इसी समय यह सोचते हुए भी अभी कल ही किसी ने ऐसे वीडियो भी डाले, वो सोशल मीडिया में आए कि केरल में नरेंद्र मोदी गए तो कोई भीड़ ही नहीं आई। तो अभी उनकी नकारात्मक छवि बनाने के प्रयास हो रहे। नकारात्मक छवि है नहीं, बन भी नहीं पाएगी। और मैं आज एक चिट्ठा लिख रहा हूं पूरा, थोड़ा सा मेरे आखिर तक मेरा साथ दीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने 2014 में जब नरेंद्र मोदी का नाम आया था, पहले पार्लियामेंट्री कमेटी में मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में गोवा के अधिवेशन में, भारतीय जनता पार्टी के गोवा के अधिवेशन में, उस समय उससे पहले हर हर मोदी घर घर मोदी देने वाला मैं डॉक्टर शंभू सिंह मनहर उस समय हुआ था। क्योंकि उस समय मैं प्राध्यापक गवर्नमेंट कॉलेज में था, तो मेरे खिलाफ बड़ा हुआ, राजनीतिक हुआ, मेरा स्थानांतरण हुए, दुनिया भर का, वो एक लंबी प्रक्रिया उसके बाद। लेकिन मैं उनका घनघोर प्रशंसक रहा हूं। वे हिंदुत्व की छवि बने, हिंदुत्व का चेहरा बने। वो छेद वाली टोपी पहनाने के लिए कोई उनके पास में आया, कोई मुस्लिम बंधु आया? क्योंकि सभी नेताओं में होड़ लगी रहती थी छेद वाली टोपी पहनने का। मुस्लिमों का एक तरीके से वो प्रतीकात्मक टोपी होती है, हरे रंग की चादर और छेद वाली टोपी पहनना। तो उन्होंने चादर तो संभवतः हाथ में लेके अलग रख ली, लेकिन वो बंदा, उनको गुजरात का कोई कार्यक्रम था जिसमें वो वायरल होगा, आप देखेंगे तो मिलेगा, उनको टोपी पहनाने की कोशिश करते, नरेंद्र मोदी टोपी पहनने से मना कर देते और कहते हैं कि ये आपका है, आप इसको सम्मान सहित पहनिए, लेकिन मेरा धर्म कहते नहीं है। लेकिन उनकी बाद में प्रतिक्रियाएं इस तरीके से अप्रत्यक्षता आई कि सब अपने अपने धर्म का पालन करें। हिंदू अच्छा हिंदू बने, मुस्लिम अच्छा मुस्लिम बने, ईसाई अच्छा ईसाई बने, बाकी सिख जैन बौद्ध तो अपने ही लोग हैं, उनको कहां से अलग आप करोगे। तो कुल मिलाकर के ऐसी छवि रही है। उस छवि सा ही प्रभाव था, कटु सत्य कहें तो, वो जो हिंदुत्ववादी छवि आई और गुजरात, तथाकथित गुजरात दंगे
जो शुरू हुए थे जब रेलगाड़ी अयोध्या से आ रही थी और कार सेवकों को मारा गया था, जिंदा जला दिया गया था, उस समय के प्रतिकार में गुजरात में दंगे शुरू हुए थे, याद रखिएगा। और उस समय जो तथाकथित दंगाइयों का इलाज किया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उसके प्रतिकार में मोदी को बदनाम करना शुरू किया, दुनिया भर में बदनाम किया। बल्कि सोनिया गांधी जो इटली की मूल निवासी है, उन्होंने तो ये कह दिया था कि ये हत्यारा और जो हत्यारा हाथ और क्या क्या बोला। लेकिन जो सनातनी और राष्ट्रवादी जनता थी वो सत्य जानती थी कि ये जो कार सेवक मारे गए थे, जिंदा जलाए गए थे, उसके प्रतिकार में हुआ है, वो हुआ। अभी बात कर रहे हैं हम मधु पूर्णिमा किश्कर। पूर्णिमा कितना अच्छा नाम है, शीतलता का पर्याय है। मधु किश्कर इस समय 75 साल की है, और जब वो 75 साल की हो रही है, उनका जन्म है 1/1/1951, अर्थात वो 75 साल की होकर के 76वां लगभग चल रहा है, हम कैलकुलेट करेंगे संभवतः। तो इस समय उन्होंने, और वो जो 2002 से 13 तक पहले सनातन की, हिंदुत्व की, भारत की, वो मिलिट्री की बात हो, सनातन की बात हो, हमारे राष्ट्र के जो भी बिंदु आते थे, तो उसमें वो विद्रोह में खड़ी रहती थी। वामपंथी जैसे विद्रोह करते ना हर एक बात का, क्योंकि वो पढ़ी लिखी कहाँ की है, वो पहले तो पढ़ी मिरांडा, है ना। ये आप जानते हैं कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल के बाद में मिरांडा जो दिल्ली का से जुड़ा हुआ मामला है ना, मिरांडा हाउस की पढ़ी हुई है। फिर वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ी, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन्होंने एमफिल किया। बीए में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में किया, और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो जाता है वो क्या बन के निकलता है वो तो हम सबको देख ही रहे ज्यादातर को। उसमें कुछ अच्छे भी है, निर्मला सीतारमण भी जेएनयू की पढ़ी हुई है, ये नहीं कह रहे कि सबके सब खराब होंगे, आखिर लंका में भी कुछ लोग तो अच्छे थे ही, तो लेकिन ये वहां से पढ़ी हुई है। तो ये बोलते कि ये लेखिका है, लेखिका के रूप में उनके 3-4 किताबें भी है। हंगर फॉर राइट्स ये किताब है, ऑफ द मेन स्ट्रीम ये एक किताब है, दीवार के पार एक किताब, और एक किताब जो 2013 के बाद में उन्होंने नरेंद्र मोदी के उत्थान और उनके प्रशंसा में लिखी, वो थी मोदी, मुसलमान और मीडिया। मोदी, मुसलमान और मीडिया, और उसमें नरेंद्र मोदी जी का घनघोर प्रशंसा की, उनके उत्थान, सनातन की क्या अच्छाइयां, सबको मिला करके, और हिंदुत्व का वो चेहरा और सबको लेकर के मोदी जी की प्रशंसा में कसीदे काढ़े। और ये किताब उन्होंने 2014 में लिखी, और इसको भेंट कब की? ये भेंट की उन्होंने एक याद रखिएगा, तारीख ध्यान दीजिएगा, मधु पूर्णिमा किश्कर की जन्म तारीख है 1 जनवरी 1951, और ये किताब भेंट करती है अपने जन्मदिन पर 1/1/2015 को नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अब पेज देखिएगा, अपने जन्मदिन पर भेंट करती। क्या होता है, कुछ हिडन एजेंडे रहते हैं, राजनीति में तो बहुत ज्यादा रहते हैं। पहले इसको सोचा था, चूंकि ये विश्वविद्यालय में पढ़ा रही है, आपका ये भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान जो परिषद है CSSR, उसकी चेयर प्रोफेसर रही है, उसमें तो ये भी है कि अभी भी वो है, लेकिन ये रही है। पिता इसके सरकारी कर्मचारी थे, माता इसकी गृहिणी थे, इसके 2 भाई हैं, एक भाई है आदित्य, दूसरा है विक्रम। आदित्य बेचारा कोई छोटा मोटा कोई काम करता है, बिजनेस का काम करता है, लेकिन विक्रम जो है वो भी सामाजिक क्षेत्र में एक्टिविस्ट है, जैसे बहन है, ये बहन भी जैसे एक्टिविस्ट रही है, भाई भी वही काम करता है एक्टिविस्ट का। तो अभी ये जो काम कर रही है, इस काम में, और अभी उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी अभी 2026 में कुछ दिन पहले उन्होंने जो आलोचनात्मक ट्वीट किया, उसमें नरेंद्र मोदी को सेक्सुअल प्रीडेटर एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, है ना, सेक्सुअल प्रीडेटर। अब लोग प्रीडेटर क्या होता है, उसमें कहां से उठा रही वो न जाने कौन कौन चीजों को बता। बेचारी स्मृति ईरानी को अपने लपेटे में ले लिया कि स्मृति ईरानी राजनीति में आई तो स्मृति ईरानी को भी अनड्यू स्त्री होने के कारण से फायदा उसको मिला होगा या मिला है, या इस टाइप से घुमा फिरा करके, और एक तरीके से स्मृति ईरानी का भी चरित्र हनन का प्रयास किया, यह कह सकते हैं उसके ट्वीट से, उसके वक्तव्य से। फिर वो अपने इंटरव्यू में भी आ रही है, यह बताया जा रहा है। लेकिन अभी जो सेक्सुअल प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? प्रीडेटर मतलब
वो शिकारी शिकारी अर्थात नरेंद्र मोदी के बारे में उसका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, और न जाने किन किन महिलाओं के बारे में उल्लेख बता। फिर वो एक बंधु है जो जब ये नरेंद्र मोदी की जब तारीफें किया करती थी और इसने मोदी मुसलमान और मीडिया करके जो किताब लिखी और भेंट की थी और जिनमें प्रशंसा करती थी, उस समय भी वो 64 साल की थी। अर्थात 2014 में जब वो किताब लिख करके भेंट कर रही थी, किताब लिख रही थी, उस समय भी 13 से इसका हृदय परिवर्तन हुआ, 2013 से 14 के बीच में। क्योंकि जब समझ में आ गया कि मोदी आ रहे हैं, वो तो हवा का रुख पता चल जाता ना देश में, मोदी आ रहे हैं, तो वो उधर से अपना वामपंथ छोड़ करके और वो बिल्कुल दक्षिण पंथ कह लीजिए गुजरात चली गई और मोदी जी से के मिलने वालों से मिलना और भेंट और सब करके, और फिर बाद में कह दिया नहीं मोदी जी तो सेक्सुअल प्रीडेटर है। अनुष बताओ, मोदी जैसे संत साधु के बारे में बोल रही है, जो 12 साल लगभग वो प्रधानमंत्री के रूप में हो गए, अब जाकर के बोल रही है। ऐसे ही लोगों को तो चुड़ैल बोला जाता है, ऐसे ही लोगों को तो कहते हैं ना शूर्पणखा। परीक्षा लेने आई थी ना, परीक्षा लेने आई थी ना भगवान श्री राम के पास में। फिर प्रभु श्री राम ने क्या कहा कि उधर मेरा छोटे भाई है, जरा उससे मिल लो, तुम उससे बात करो, है ना। और फिर लक्ष्मण जी ने क्या किया था, नाक और कान का क्या दुर्गत की थी शूर्पणखा की। कुछ महिलाएं उसी रूप में होती हैं। आपको लग रहा होगा मैं ऐसा कह रहा हूं, अरे जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साधु स्वयंसेवक ने पूरा जीवन, अभी 76 साल के की तरफ वो आगे बढ़ चुके हैं, और उनके ऊपर ये आरोप, तो 75 साल की बुढ़िया ये आरोप लगा रही है। देखिए आप, 75 साल की बुढ़िया आरोप लगा रही है 76 साल के श्रद्धेय नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो तो और मैं तो उनसे इतनी डरी थी क्योंकि वो सेक्सुअल प्रीडेटर होने से मैंने वो किताब लिखी तो किसी और के हाथ भिजवा दी, क्योंकि तुमको अपॉइंटमेंट नहीं मिला तुमको, क्योंकि तुम्हारे लक्षण तो समझ में आ ही रहे थे ना, आ ही रहे होंगे ना। तो मोदी जी के चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से तुमको मिलने का समय नहीं मिला, तो तुमने अपने जन्मदिन पर उनके किसी अन्य सहयोगियों के माध्यम से किताब भेज दो, उसका डिंडोर आप पीट रही। तो राजनीति में एजेंडा चलते, याद रखिए ये वही एजेंडा। मुझे तो एक बात ध्यान आ रही है, मैंने आपसे कहा मुझे समय दीजिएगा, मैंने आपसे निवेदन किया समय दीजिएगा। मेरा और कोई वीडियो आपने देखा हो न देखा हो, ये वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया तो मेरी आपसे प्रार्थना है आखिर तक देखिएगा। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले बोला था कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेज है और मैं उनकी इमेज खत्म करके दिखा दूंगा। ये काम वही चल रहा है जो डीप स्टेट है ना, जो जिसके जॉर्ज सोरस जिसके सर्वे सर्वा है, और राहुल गांधी जी की माता जी भी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष उसी डीप स्टेट से जुड़ी हुई है, क्योंकि जॉर्ज सोरस जी उनके रिश्ते में फूफा मामा लगते हैं, और सेम पित्रोदा तो अमेरिका में रहते ही है। वो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के एक तरीके से उनको अध्यक्ष घोषित कर रखा अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो वहां से सभी सूचना, ये मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, ये तुम वोट चोर है, वोट की चोरी, ये सब चीजें जो मुद्दे आते हैं वहीं से आते हैं, सब अमेरिका से बन के आते हैं। और यहाँ का इम्प्लीमेंटेशन है उनको कार्य व्यवहार में लाने के लिए कांग्रेस से दौड़ पड़ते हैं, और सबसे पहले राहुल गांधी उसकी शुरुआत करते हैं। फिर क्या होता है, अभी तुमने बहुत वोट चोरी किया था ना बिहार में, क्या हुआ, हो गया वोट चोरी बहुत रोना गाना किया था ना इधर महाराष्ट्र में, हो गया ना काम पूरा। तो देश की जनता जानती है। अब आखिरी में कमर के नीचे वार किया है, यह आखिरी चारा है। यह मोदी के खिलाफ, एनडीए सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आखिरी चारा है, क्योंकि इस समय यूजीसी नामक जो एक हथकंडा अपनाया गया उसमें दिग्विजय सिंह शामिल था। दिग्विजय सिंह का कारनामा था वो। और मैं फिर से आपसे बता रहा हूं, एक तारीख है, उस तारीख को अभी मैं खुद उसका उल्लेख नहीं करूंगा, एक वो तारीख निकल जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरा वीडियो आप रिकॉर्ड के लिए रखिएगा। एक तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो तारीख निकलने के बाद नरेंद्र मोदी बोलेंगे, तब तक वो इस पर मौन रहेंगे। तब तक यूजीसी क्योंकि कोर्ट स्टे है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे दिया हुआ है, उसे अगली तारीख भी आएगी, उससे पहले सरकार भी जवाब देने वाली नहीं, तब मौन रहेगा। एक तारीख निकलने दीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रतीक्षा की बात नहीं है, वो तारीख का उल्लेख मैं नहीं करूंगा, लेकिन तारीख है। और उस तारीख की शाम को ही मोदी जी का वक्तव्य भी आ जाएगा, अमित शाह का वक्तव्य भी आ जाएगा, पूरी सरकार का वक्तव्य भी आ जाएगा। उस तारीख की प्रतीक्षा कीजिएगा। सारे सनातनी जो अभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं है,
लेकिन सवर्ण वर्ग है, इसमें कोई संशय मुझे भी कम लगता है। मुझे बड़ा दुख है, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ जो जान लगा करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, अभी खड़े हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन उनका मन आहत है, दिल टूटा यूजीसी से। यूजीसी से किसी का कोई बहुत बड़ा हो नहीं रहा था, लेकिन वो बनाने वाले दिग्विजय सिंह की कमेटी और जो 15-16 सांसद हरामखोर जो भारतीय जनता पार्टी के थे, और इन्हीं का जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आंख को अंधे सूरदास बनकर के उन्होंने साइन किए सबने, और अकेले बेचारे नरेंद्र मोदी को उलझा के रख दिया। गालियां सब उसको पड़ रही है। और इस समय जो डीप स्टेट, दुनिया की जो वैश्विक शक्तियां जो भारत को कमजोर बनाना चाहती है, नरेंद्र मोदी को कमजोर बनाए बिना भारत को कमजोर नहीं बनाया जा सकता। भारत जो 2047 में विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, उसको कमजोर करने के लिए दुनिया की ताकत ईरान के पीछे कैसे लगा हुआ ट्रंप, क्या उसको कमजोर करना ना, कोई अमेरिका की तरफ ऐसे आंख ऊंची करके बात कर ले। और नरेंद्र मोदी ने तो कहा था, हम न आंख झुका के बात करेंगे, न आंख उठा के बात करेंगे, हम आंख से आंख मिला के बात करेंगे। और ट्रंप को और अमेरिका को यही बर्दाश्त नहीं कि कोई उनके आंख से आंख मिला के बात करे। इसलिए सारा खेल वहां से चल रहा है। इसलिए हमें ये जो अभी जो महोदया है, अब महोदया कहने का मन नहीं करता है, महोदया बड़ा आदर का शब्द है। ये सचमुच जो हम जिसको एक अच्छी भद्र महिला समझते थे, इसने जो काम किया है वो कार्य घृणित, निम्नतम, ये किसी साधु पे आरोप लगाने के बराबर है। ये किसी राजनीतिक संत पर आरोप लगाने के बराबर है। 75 साल की बुढ़िया 10 साल तक, पहले 12 साल तक वामपंथ के गुण गाती रही, उसके बाद में 2, 4, 5, 7 साल तक वो मोदी के गुण गाती रही। जब बात नहीं बनी तो अब जाकर के मुंह खोला और मुंह से जहर ही उगल रही है, हाँ, प्रीडेटर बोल रही है नरेंद्र मोदी को। लेकिन आपकी तो कली तभी खुल गई जब वो आपका एक मित्र आपको भोजन कराने लेके गया था, और उसने जब आपकी बोलती बंद कर दी थी कि आप थोड़े दिन पहले तो मोदी की और सबकी बुराइयां करती फिर रही थी, अब तारीफ करते समय आपको जरा शर्म नहीं आ रही, तब आप कैसे मौन हो गई थी। उसने लिखा ना फेसबुक में सारी चीजें आपके उस बंधुवर मित्र ने डाली है, जिसमें आपके सब आपके सामने उसने आपका हुलिया बता दिया था कि आप क्या है। इसलिए बंधुओं, इस समय नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहने का समय है। इस समय हमें सारे राष्ट्रवादियों को, क्योंकि उनके ऊपर जो यौन भ्रष्टाचार, व्यक्तित्व का विकार और महिलाओं के प्रति एक अच्छा नजरिया न रखना, ऐसे जो अप्रत्यक्षता ऐसे आरोप लगाए हैं, सही बात है, उस पर मानहानि का दावा लग सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के फिर वो बंदर को चिंदी मिल जाएगी, और फिर वो चूहे को चिंदी मिल जाएगी, फिर वो एक छोटे से जंतु को चिंदी मिल जाएगी, और वो दौड़ना शुरू कर देगा। ये मुद्दा जो नहीं है वो मुद्दा बनाने के प्रयास होंगे फिर तो कुछ नहीं क्यों। अच्छा, उसने भी इस चालाकी से बोला है कि जिससे डेफेमेशन के केस भी ना लग पाएगा, क्योंकि उनके पीछे सुब्रमण्यम स्वामी है। स्वामी जी तो न जाने कब से बोल रहे हैं। राजनीति में ये 2-3 लोग ऐसे हैं भाई, एक यशवंत सिन्हा हो गए, और राजनीति में नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते जाके कहां बैठ गए। एक दूसरे शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, वो खुद के शत्रु हो गए, और कहां जाके बैठे, टीएमसी में जाके बैठे हुए हैं। आपके वो जो दूसरे सिन्हा, यशवंत सिन्हा, टीएमसी में चले गए। कहां के, किधर चले गए भाई तुम। और ये इसी तारते में सुब्रमण्यम स्वामी, वो भी टीएमसी में चले जाते कभी कभी। तो ये वो लोग हैं जिनके खुद के एजेंडे हैं, खुद के उनके अपने सपने हैं, वे जब पूरे नहीं होते हैं तो वे इस तरीके से किसी को मधु पूर्णिमा किशकर बनकर के उनके माध्यम से उनके एजेंडे निकलते हैं। वीडियो में आपको ठीक लगा हो तो शेयर कीजिएगा। सनातनी से भी आग्रह करूंगा, मैं सवर्ण बंधुओं से भी आग्रह करूंगा। आपकी नाराजगी होगी निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी से, होना भी चाहिए। मैं खुद उस वर्ग से आता हूं, होना चाहिए। राजपूतों में बड़ी नाराजगी है, ब्राह्मणों में बड़ी नाराजगी है, कायस्थों में बड़ी नाराजगी है, वैश्यों में बड़ी नाराजगी है। लेकिन ये नाराजगी का भी निदान नरेंद्र मोदी करेगा, हमें वहीं से निदान निकलेगा। हम
ये वो गलती नहीं करे जो एक राजा ने लाहौर से आने वाली मुगलों की सेना का विरोध न करके बाकी राजा तालियां बजा रहे थे और उस राजा ने अकेले ने मुकाबला किया। अंततः सारे राजा जो वहां के लोग तालियां बजा रहे थे, वो राजा जो एक हिंदू राजा लड़ रहा था वो उसकी सेना को हार नहीं था। बाकी राजाओं की सेना तो बहुत अपने अपने बैरकों में थी और राजाओं के जो लोग तालियां बजा रहे थे वो हारने के बाद में वे सारे राजा भी फिर मारे गए। इसलिए बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ का वो वाक्य याद रखिएगा। एक है तो सेफ है, नरेंद्र मोदी का भी वाक्य याद रखिएगा। अभी आपकी नाराजगी है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं ये नाराजगी कुछ दिनों की है। मेरे शब्द भी ध्यान रखिएगा, कुछ दिनों की है। आप ही वापस कहेंगे नरेंद्र मोदी से बेहतर हमारा कोई भला चाहने वाला नहीं है, सनातन का कोई भला चाहने वाला नहीं है, इस देश का कोई भला चाहने वाला नहीं है। ये हीरा है, ये निकल जाएगा तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। सदियों तक हमारी पीढ़ियां रोएगी कि एक हीरा था, उसको हमने कहां गंवा दिया। वीडियो ठीक लगा हो शेयर कीजिएगा, आप कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन धैर्य रखिएगा, आखिरी तक आप साथ चलिएगा। मेरा कंठ अभी अवरुद्ध हो रहा है, मैं भीतर से बहुत दुखी हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं, आप जिस किसी दल के हो लेकिन हैं तो भारतीय, आपकी जिस किसी धर्म के हो है तो भारतीय, आप जिस किसी जाति के हो है तो भारतीय, भारत को बचाने के लिए भारतीय होकर इस वीडियो में साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।